नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जो सी सेट के जितने भी सवाल थे हमारे 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अंदर मैंने आपको मैथमेटिक्स की 2 वीडियो दे दी है और 2 वीडियो में मैंने आपको सारे सवाल जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। किसके? मैथमेटिक्स के। अगर कोई एक आधा सवाल रह भी गया हो, मान लो अगर कोई एक सवाल रह गया है, तो वो अपने इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो वीडियो आज की है, ये मेन फोकस किस पे रहेगा हमारा? जो रीजनिंग के सवाल थे, लगभग 18 से 19 सवाल जो थे वो आपके रीजनिंग के सवाल थे। तो ये रीजनिंग के सवाल हम आज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स का एक सवाल कोई रह गया होगा जो 2 वीडियो में मैंने नहीं करवाया, वो मैं आपको आज करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो सवाल था वो था अपना 10 नंबर सवाल जो है वो आपका रीजनिंग का है, ठीक है। पहला कौन सा है? 10 नंबर सवाल जो है वो रीजनिंग का है। क्या कह रहा है आपको? ऊपर कुछ भी नहीं है, ये ऐसे दे रखा है आपको कि जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको आपने सही मानना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको उसको सही मानना है और आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। अपने मेन बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये है वेन डायग्राम का सवाल, ठीक है। सिलोजिज्म का सवाल है ये सवाल किसका है? सिलोजिज्म का सवाल था। तो क्या है इस सवाल में? देखो, ये कह रहा है कि सम रेडियोस आर मोबाइल्स, ठीक है। क्या है? सम रेडियोस, सम यानी कि कुछ, सम रेडियोस आर मोबाइल। क्या कह रहा है? सम रेडियोस आर मोबाइल, ठीक है। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। जितने के जितने मोबाइल हैं सारे के सारे कंप्यूटर हैं, यानी कि इस तरीके से बनाएंगे अपने, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ठीक है। सारे के सारे मोबाइल, जो पूरा का पूरा जो मैंने सर्कल था मोबाइल वाला, वो मैंने कंप्यूटर के अंदर ले लिया। अरे इसको मत ध्यान देना, ठीक है ना, ये ऐसे है ये, ठीक है। सारे के सारे जो मोबाइल हैं वो कंप्यूटर हैं। और सम कंप्यूटर्स आर वॉच, सम कंप्यूटर आर वॉचेस। और कुछ कंप्यूटर जो हैं, ये वाले कुछ कंप्यूटर जो हैं वो वॉच है। समझ रहे हो? कुछ कंप्यूटर जो है क्या है? वॉच है। तो देखिए क्या कह रहा है ये। अब आपको कंक्लूजन क्या पूछ रहा है ये, उसका रिजल्ट क्या पूछ रहा है, ये देख लेते हैं अपने एक बार। तो ये पूछ रहा है कि सर्टेनली, ठीक है ना, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेज। सर्टेन, निश्चित रूप से कुछ रेडियो जो है वो वॉच है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। रेडियो यहां है, ये देखो ये पड़ा, वॉच यहां पड़ी है। दोनों सर्कल के अंदर कोई रिलेशन है क्या? दोनों सर्कल में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा हो सकता था, देखो ऐसा हो सकता था कि, क्या हो सकता था कि कुछ वॉचेस रेडियो होते। कब हो सकता था ये? कि इसको मैं ऐसे बनाने की बजाय उसने बोला था ना कि कुछ कंप्यूटर जो हैं वो वॉच हैं, तो ये हो सकता है ये वाले कंप्यूटर वॉच हो, ठीक है, ये वाले कंप्यूटर वॉच हो। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि कुछ रेडियो जो थे, कुछ रेडियो जो ये वाले कुछ रेडियो जो थे, ये वाले, ये क्या हो जाते? वॉच हो जाते। लेकिन अब नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हो भी सकते हैं, ये सर्कल पता नहीं कहाँ है, ये कुछ रेडियो में आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा। तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अपने इसको यही मानेंगे कि ये यहाँ था, ये वहां जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते, ठीक है। Certainly some mobiles are watches. Certainly some mobiles, मोबाइल और वॉच के अंदर कोई भी रिलेशन है क्या? मोबाइल और वॉच में कोई भी रिलेशन है क्या? नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो गलत हैं। दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो क्या है? आपके गलत हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसका कोई कंसेप्ट है, अगर आपको कुछ यहाँ नहीं समझ में आई है तो मैंने सिलोजिज्म करवा रखा है, ठीक है, वहां जाकर देख लीजिएगा। ओके। अगला सवाल था सवाल नंबर 15, जो आपका रीजनिंग का सवाल था, ठीक है। क्या कहता है ये सवाल? एक मिनट रुकिए। इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर क्या है कि दोनों को समझ में आती है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मैं हिंदी में बोलता रहता हूँ सवाल को।
सेम सवाल फिर से रिपीट किया गया, यानी कि सिलोजिज्म का सवाल ही फिर से पूछा गया आपसे कि सम कैट्स आर अल्मीरा, सम कैट्स आर अल्मीरा। देखो ये लिखा सम कैट्स आर अल्मीरा, कुछ कैट जो है वो अल्मीरा हैं। क्या है? कुछ कैट जो है वो अल्मीरा, कुछ कैट, ये कैट है, कुछ कैट जो है वो अल्मीरा हैं। रुकिए, कुछ कैट क्या है? अल्मीरा हैं। ठीक है, कुछ कैट क्या है? अल्मीरा हैं। उसके बाद में क्या है? सम अल्मीराज आर चेयर, कुछ अलमीरा जो है वो क्या है? चेयर हैं। कुछ अलमीरा, कुछ अलमीरा क्या है? चेयर हैं। और उसके बाद क्या कहता है? ऑल चेयर्स आर टेबल। क्या कहता है? ऑल चेयर्स आर टेबल। ऑल चेयर्स, ये सारी की सारी चेयर्स जो आएंगी किस में आएंगी? टेबल में आएंगी। ठीक है, सम कैट्स आर अलमीरा, सम अलमीराज आर चेयर, और ऑल चेयर्स आर टेबल। ठीक है, वेन डायग्राम समझ में आ गया आपके? अब ये क्या कहता है सुनो, अब ये कहता है कि सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, निश्चित रूप से, सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल। देखो कुछ अलमीरा टेबल है क्या? निश्चित रूप से। जो आपको पहली पहली नजर में दिखाई दे जाए वो चीज सही होती है। ये अलमीरा देखो, ये वाली जो अलमीरा है, मैं इसको रेड करता हूँ। कौन सी वाली अलमीरा? ये वाली जो अलमीरा है, ये वाली अलमीरा टेबल में आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाली जो अलमीरा है, ये जो रेड कलर से मैंने किया है मार्क, ये अलमीरा जो है ये टेबल, और ये जो पार्ट है ये टेबल और अलमीरा का कॉमन पार्ट है। यानी कि क्या समझे? यानी कि पहला सही है, सम सर्टेनली, निश्चित रूप से, सम अलमीराज आर टेबल, निश्चित रूप से कुछ अलमीरा जो है वो टेबल हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है? सम कैट्स में नॉट बी चेयर। अब जितने भी सेंटर, एक या दो सेंटर की मैंने की देखी थी, उन्होंने कुछ और ही आंसर दे रखा है, लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा जो मानना है वो ये मानना है, क्या कि जो दूसरा कंक्लूजन है उसके बारे में मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। क्या है वो? ये मानना ये है कि सम कैट्स में नॉट बी चेयर, कुछ कैट चेयर हो भी सकती हैं, कुछ कैट चेयर नहीं भी हो सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने बोला कि कुछ कैट जो है वो चेयर हैं, ओके, और फिर सॉरी, कुछ कैट जो थी वो अलमीरा थी, ओके, और कुछ अलमीरा जो थी वो चेयर थी। एक तो ये बन जाएगा, लेकिन मैं ये भी तो बना सकता हूं कि कुछ कैट जो है वो अलमीरा है और कुछ अलमीरा, यानी कि हो सकता है ना, कौन से वाली अलमीरा? मैं ये यहां भी तो बना सकता था कि ये कुछ अलमीरा जो है वो क्या है? चेयर है। कुछ अलमीरा क्या है? जो चेयर है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि सम कैट्स में नॉट बी चेयर। इसने वर्ड क्या यूज किया? मे नॉट। ठीक है, हिंदी के अंदर बात करूं तो इसने किस वर्ड का यूज किया है? नहीं भी हो सकती हैं, हो सकती हैं, सकने का भी है इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कि दोनों के दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चेयर कैट हो सकती हैं, कुछ केयर कैट नहीं भी हो सकती, या नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है कुछ। मैं जब हो सकने का आ जाता है ना कि हो सकती हैं, तो फिर मैं वहां कुछ नहीं कह सकता। ऐसा हो सकता है कि कुछ कैट अलमीरा हो, और हो सकता है कुछ कैट अलमीरा ना हो। अब अगर ऐसे होता ना कि कैट, ये कैट है और ये अलमीरा है, इस कंडीशन में कुछ कैट अलमीरा नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी की सभी जब कैट अलमीरा हैं तो कुछ कैट अलमीरा कैसे नहीं हो सकती भाई? ठीक है, तो यहां वो गलत हो जाता है, लेकिन वहां सही है वो। ठीक है ना? तो मेरे मेरे ख्याल से कुछ सेंटर के आंसर की मैच करेंगे तो मेरा शायद आंसर उनसे मैच नहीं करेगा, लेकिन मेरे जो ख्याल से दोनों के दोनों जो आपके हैं वो सही है ये। ठीक है, चलें फिर आगे, आगे चलते हैं। देखो आगे जो है सवाल नंबर कौन सा है? आगे सवाल नंबर है हमारा 17। 17 नंबर क्वेश्चन का है भी, ये रहा। ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला सा सवाल था। रट्टाफिकेशन वाला सवाल कैसे था, इसको पहले मैं कॉपी कर लेते हैं। देखो ये सवाल रट्टाफिकेशन वाला था, कैसे मैं बताता हूँ। ऐसे था कि ये बोला कि इमेज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, क्या बोल रहा है? सॉरी, images of consonants of the English alphabet are observed in a mirror. तो what is the number of images of these
विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि आपने ए बी सी डी, कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, ए बी सी डी, इनको आपने क्या देखा, मिरर, इनके सामने एक मिरर रखा, इनके सामने एक आपने मिरर रखा, एक बोर्ड पे लिख लिया और उसको सामने एक मिरर रखा, और उस मिरर में जब आपने देखा इसको तो कुछ वर्ड क्या होते हैं, सॉरी कुछ लेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपको वैसे के वैसे दिखते हैं, चाहे आप मिरर में देख लो, चाहे आप उसको वैसे देख लो, ठीक है, इन ओरिजिनल, ठीक है। तो चाहे आप उनको मिरर में देखो, चाहे आप कैसे भी देखो, आपको कुछ लेटर्स होते हैं वो सेम दिखते हैं, लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो क्या दिखते हैं आपको, अलग दिखते हैं। कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो क्या दिखते हैं आपको, अलग दिखते हैं। तो जो सेम दिखते हैं वो कौन से लेटर हैं, वो समझ लीजिए पहले। तो सेम दिखते हैं, आप ए को देखिएगा आपको सेम दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा आपको, ए को देखिएगा आपको सेम दिखेगा। फिर क्या आ जाए, बी सी डी ई एफ जी एच, एच सेम दिखेगा, आई सेम दिखेगा, ठीक है ना, जी एच आई। फिर क्या आएगा, जे के एल एम, एम सेम दिखेगा, एन ओ, ओ सेम दिखेगा, ठीक है। फिर क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी आपको क्या दिखेंगे, ये भी आपको सेम दिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रट्टाफिकेशन होती है कि 11 लेटर्स होते हैं। आपसे हमेशा ध्यान रखना, चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 4 9 और 2 11, 11 लेटर जो होते हैं वो 11 लेटर ऐसे लेटर होते हैं, 11 लेटर ऐसे लेटर होते हैं जिनको आप मिरर में देख लो, जिनको आप रियल में देख लो, वो आपको वैसे के वैसे दिखेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो अब यार इस ए को कैसे बदल लोगे आप, चाहे आप इस ए को इधर से देख लो, चाहे इसे आपको ऐसे देख लो, एक ही बात दिखेगा, ठीक है ना, मिरर में देख के देखना। जैसे मैं बताऊं क्या, जैसे सी देखोगे आप, ये सी है, सी को जब देखोगे ना तो वो सी है ऐसे दिखेगा, सी को जब देखोगे वो उल्टा दिखेगा। ई है, ई को जब देखोगे आप तो ई आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है, ई क्या दिखेगा, दिखेगा आपको उल्टा दिखेगा। कभी भी आप देखना, आपको लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है मिरर के अंदर, ठीक है, तो उल्टा दिखेगा। लेकिन इनके अंदर कुछ उल्टा सीधा होता ही नहीं। अब एच की ये डंडी इधर दिखा दो, चाहे ये ऐसे दिखा दो, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो ये जो लेटर होते हैं ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कहाँ पे समझ में आएगा आपको, ये आपको समझ में आएगा मिरर में, जब आप देखेंगे तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीजें, ठीक है। आई बात समझ में, आगे देखिए। तो हाँ, इसमें ये पूछ रखा था कि इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स, पहली बात तो इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स पूछी थी, ठीक है, इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, और उनको देखा गया। तो बताओ ऐसे कितने हैं जो आपको सेम नहीं दिखेंगे, जो आपको सेम नहीं दिखेंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट देखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्सोनेंट सर्च करो पहले, तो आप कॉन्सोनेंट सर्च करो कितने हैं इसमें। ये एक वॉवल है, ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, और ये भी वॉवल है। तो 4 वॉवल्स हैं और बाकी कितने हैं, 7 कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। इन रियल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं आपके पास में, ठीक है ना। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 ही होते हैं ना। टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से क्या हुआ, 26 लेटर में से आपने 21 जो होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वॉवल्स, और बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। उस कॉन्सोनेंट में से आपको 7 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो एज इट इज दिखते हैं मिरर के अंदर। तो पीछे कितने रह गए, 14 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो क्या दिखते हैं आपको, 14 कॉन्सोनेंट आपको क्या दिखेंगे, बिल्कुल अलग दिखेंगे, यानी कि ऐसा सेम नहीं दिखेगा उसमें। आई क्या बात समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, चलें फिर आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ एक फोटो भी लगा दिया आपके लिए, ठीक है।
ये मैंने आपके लिए क्या लगा दिया, फोटो लगा दी है। इस फोटो में आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट्स को चेक कर सकते हैं कि कौन से लेटर बिल्कुल आपको सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको आंसर बताया है वही आएगा। ओके, चले आगे, देखिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा था अपना, 18 नंबर। हाँ जी, तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस। ये हाउस है, हाउस से किधर गया, साउथ की तरफ, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ओके, हाउस से किधर, साउथ की तरफ 10 किलोमीटर। उसके बाद में टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर। फिर लेफ्ट की ओर मुड़े। ठीक है, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। लेफ्ट की ओर मुड़े और कितना चले, लेफ्ट की ओर मुड़े कितना चले, 20 किलोमीटर। ठीक है, पहले कितना चले थे, साउथ में 10 किलोमीटर, फिर अपने लेफ्ट के अंदर मुड़े और कितना चले, 20 किलोमीटर। शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर। अगेन लेफ्ट मुड़े और कितना चले, कितना चले, 40 किलोमीटर। अगेन लेफ्ट मुड़े और कितना चले, 40 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव फॉर अनदर 5 किलोमीटर। यहाँ राइट मुड़े, राइट में कितना चले, 5 किलोमीटर। ठीक है, अपना राइट मुड़े, राइट में कितना चले, 5 किलोमीटर। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव अनदर 30 किलोमीटर। यहाँ से फिर राइट मुड़े और कितना चले, ये चले यहाँ पे 30 किलोमीटर। और अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हाउस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था उसके घर और हाउस के बीच में। आप एक बात को समझिएगा मेरी, ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां तक 10 था, ये वाली लाइन कितनी थी, 10 थी, तो ये वाली लाइन भी कितनी होगी, 10 होगी। इस बिल्कुल, अगर इस पॉइंट के सामने की बात करूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल कितने होंगे, 10 किलोमीटर पे होंगे, होंगे ना। और ऊपर फिर कितनी रह गई इसकी, 30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि टोटल 40 थी, यहां तक लेकिन यहाँ टोटल 40 थी, तो ऊपर 30 रह गई। और ये इधर भी कितनी है, इधर भी कितनी है, 30। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में होंगे कि नहीं होंगे, ये पॉइंट एक लाइन में होंगे, तीनों के तीनों, समझ रहे हो। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 20 है। कहां से ली मैंने, यहां से, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये वाली, ये 20 है, ये भी 20 होगी। और ये कितनी है, यहाँ देखो ये 5 है, यहाँ पे ये 5 है, तो ये भी कितनी हो गई, 5, ये 5, ये 20, कितना आंसर आ गया, 25 इज योर आंसर। ठीक है, 25, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर 25 आ गया। ठीक है, चलिए आगे। आसान आसान से सवाल थे, रीजनिंग के सवाल तो बहुत ही आसान आए थे आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या कहता है इसमें, अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। कहां चली थी ये, टुवर्ड्स हर नॉर्थ। यहां चली कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर यहां चली है, नॉर्थ की इधर। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। फिर कहां चली, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, यानी कि वापस। देखो नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही होता है ना। तो वापस ये पहले नॉर्थ में चली थी, फिर कहां चली, वापस चली नीचे की तरफ ही, कितना, 6 किलोमीटर। तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। ठीक है, टोटल 12 था ना, तो 6 किलोमीटर वापस आ चुके हैं, तो 6 से बच गया पीछे। और अब क्या कह रही है, टुवर्ड्स हर साउथ एंड 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। और अब कहां चली है ये, 8 किलोमीटर जो चली है ये अपने ईस्ट में चली है। 8 किलोमीटर कहां चली है ये, अपने ईस्ट के अंदर चली है, ईस्ट, 8 किलोमीटर। ठीक है ना, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। अब ये पूछ रहा है कि जो उसकी प्रेजेंट लोकेशन है, क्या है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है वो अब। तो अगर मैं यहां पर ये बना दूं, क्या, अगर मैं यहां पर ये बना दूं इस जगह पे, इस तरीके से ये मैं बनाऊं यहाँ पे, तो अभी वो कहाँ है, अभी वो कहाँ है, वो इधर है, इस साइड में। ठीक है, अगर आप एंगल निकालो ना, एंगल ऐसे निकाला करो, एंगल, एंगल ऐसे निकाला करो
कि ये जो है ये बराबर है, ये कितना 8, ये कितना है, ये कितना है 6, और यहां से ये एंगल लिया करो ऐसे, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री हो गया, ये एंगल 45 डिग्री से कम हो गया आपका। कम 45 क्यों, क्योंकि 6 और 6 बराबर होते तो ठीक था, 6 और 6 बराबर होते, 6 और 6 बराबर होते तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला ज्यादा लंबा है, इधर 8, यानी कि इधर की तरफ इंक्लाइन ज्यादा होगा इसका, इस साइड में ये ज्यादा लंबा है तो इधर ज्यादा लंबा होगा, यानी कि ये एंगल कम होगा आपका। ठीक है, तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कम है, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, 45 डिग्री से कम है। जिधर लंबाई ज्यादा होगी उधर एंगल झुका हुआ होगा। अगर ये लंबाई ज्यादा होती इस तरीके से, तो ये एंगल इधर झुका हुआ होता। ठीक है ना, ये एंगल किधर झुका होता, इधर झुका हुआ होता। लेकिन वो खुद किधर झुका हुआ, वो ये इधर ज्यादा है, वो 8 किलोमीटर इधर ज्यादा है, ऊपर 6 किलोमीटर ही है इधर, इसलिए क्या है कि वो थोड़ा सा इधर की ओर झुका होगा, ये एंगल जो होगा वो कम होगा। ठीक है, आगे चलें। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखना, आगे अपना क्वेश्चन नंबर है, हमने कौन सा करिए 20 कर लिया ना, 25। अगला क्वेश्चन है 25। हाँ, ये भी एक आसान सा सवाल है, भी काफी आसान सवाल है। 7 बुक्स हैं, PQRSTUV, और ये एक साथ रखी गई हैं। ठीक है, ये इतनी बुक्स हैं जो ये एक साथ रखी गई हैं, 7 किताबें रखते हैं। PQRSTUV, PQRSTUV, ये है। ठीक है, 7 किताबें हैं जिनको एक साथ रखा गया है। इंग्लिश में RQT के आवरण नीले हैं, अपने इस सवाल को इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, ताकि सबको समझ में आए, अदरवाइज क्या है कि हिंदी में मैं आपको बोलता रहूं। ठीक है, 7 बुक्स PQRSTUV आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। ठीक है, क्या है, PQRSTUV और V। वो कह रहा है कि RQT हैव ब्लू कवर्स, RQT हैव ब्लू कलर्स एंड अदर बुक्स हैव रेड कलर्स। RQT जो है ब्लू कलर की हैं, RQT ये ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर की है, और ये ब्लू कलर की है। बाकी सारी की सारी क्या हैं, अदर बुक्स हैव रेड कवर्स, और अदर अदर जो है सारी की सारी वो किस कलर की थी, रेड कलर की थी। ठीक है, आगे चलें। क्या कहता है आगे वो, आगे कहता है वो कि ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स, एस और यू जो है वो नई किताबें हैं, और रेस्ट आर ओल्ड। एस और यू जो है वो न्यू है, एस और यू, एस और यू ये न्यू है, और यू ये भी न्यू है। बाकी सारी की सारी क्या है, ओल्ड है। और सॉरी 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 सॉरी, बाकी सारी की सारी क्या है, ओल्ड है। ठीक है, एस आर और एस जो है वो न्यू है, बाकी सारी की सारी ओल्ड है। आगे चलिए, रेस्ट आर ओल्ड, PRS आर लो रिपोर्ट्स एंड रेस्ट आर गजेटियर्स। PRS, PRS जो है वो लो की रिपोर्ट्स हैं, कुछ उसमें कुछ लो का लिखा होगा। PRS, PRS है ना, PR और S ये लो की रिपोर्ट्स हैं, बाकी क्या है, सारे के सारे गजेटियर्स हैं। ये बाकी सारे गजेटियर्स हैं। अब वो क्या कह रहा है देखो, अब वो कह रहा है कि बुक्स ऑफ ओल्ड गजेटियर्स विद ब्लू कवर, ओल्ड भी हैं, गजेटियर भी हैं, और ब्लू हैं। तो ब्लू ओल्ड गजेटियर, एक तो ये हो गया, ब्लू ओल्ड लो, नहीं ये नहीं होगा, ब्लू ओल्ड गजेटियर एक ये हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 2 बुक्स होंगी जो ब्लू भी हैं, ओल्ड भी हैं, और गजेटियर भी हैं। तो क्यू एंड टी विल बी योर आंसर, क्यू एंड टी विल बी योर आंसर। ठीक है, उसके बाद चलें अपने आगे। अगला क्वेश्चन है 27। 27 भी एक आसान सा सवाल था, इसको मैं यहीं करवा देता हूं। देखो, एक समझना इस बात को, दिख रहा है क्या तुम्हें ये सवाल, दिख रहा है ना, चलो मैं लिख देता हूँ इधर, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें कुछ लाइनें हैं इस तरीके से, लिखा क्या है 7B 10A 3C 3C 9B 6A और 10A 13C, और ये पूछा है आपसे। आसान सा सवाल है। आसान क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो ये डिफरेंस लिख रहा है। कैसे? देखो 7 और 10, 7 और 10 का डिफरेंस कितना होता है 3, 3 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 6, 7 10 का डिफरेंस कितना हुआ 3, 3 और 9 का डिफरेंस हो गया 6, तो 10 और 13 का डिफरेंस कितना होगा 3, 10 और 13 का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, है ना। 10 और 13 का डिफरेंस कितना होगा आपका 3 होगा, तो एक तो आंसर आ गया 3। अब देखो इसके अलावा क्या है कि तीनों में अलग अलग हैं, यहाँ B है, फिर यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ A है, तो A आ गया, C आ गया, तो बच क्या गया, बच क्या गया B बच गया, है ना। A आ गया, C आ गया, तो क्या बच गया B आ गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3B आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल में मैं ज्यादा क्या ही करवाऊंगा, है ना। तो कितना आंसर आ गया आपका 3B विल बी योर आंसर। आगे चले, ये सवाल हमने किया कौन सा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर आता है अपने पास 35, जो रीजनिंग का है। 35 मैथमेटिक्स का सवाल है। ये हुआ क्या है कि मुझसे ये रह गया था शायद, ठीक है ना, ये सवाल मैथमेटिक्स में रह गया था, मुझे ऐसा याद है। अगर मैंने करवा दिया तो दोबारा कर लो, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि ये सवाल वहां पर रह गया था, इसलिए आपको मैं ये सवाल यहाँ करवा देता हूँ। क्या है सवाल में, ये है कि 120 लोग हैं इन ग्रुप 120%, 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। टोटल कितने लोग हैं, टोटल 120 लोग हैं, उस 120 में से इंडियन कितने हैं 80 और फॉरेनर्स कितने हैं फिर 40। ठीक है, अगर 120 में से 80 इंडियन है तो 40 क्या हो गया आपके फॉरेनर हो गए। फर्दर इसके अलावा क्या है 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, तो जो 70% हैं वो क्या बोल सकते हैं इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 70 लोग बोल सकते हैं। तो बताओ भारत में कितने लोग जो भारतीय हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। एक बात को समझने की कोशिश करना कि अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मानूं कि भारतीय कम से कम लेने हैं हमें, कम से कम भारतीय इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे इंग्लिश वाले सारे के सारे किस में डालने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कहां डालने पड़ेंगे, दूसरे लोगों में डालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो दूसरे लोगों में डालने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लूं कि 70 में से ये फॉरेनर जो है वो 40 के 40 जो हैं, फॉरेनर जो है वो 40 के 40 इंग्लिश बोलते हैं, फॉरेनर जो है वो 40 के 40 इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर भी कितने लोग इंग्लिश बोलेंगे भारतीय, 30 भारतीयों को इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि 70 लोग टोटल हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है ना, 70 लोग टोटल है जो इंग्लिश बोलते हैं, तो फॉरेनर अगर मैं मान लूं कि 40 के 40 फॉरेनर जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो भारत के कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, कम से कम 30 लोग तो कम से कम इंग्लिश बोलते होंगे, कम से कम 30 लोग। अब उसके बाद क्या है, अब जरूरी तो नहीं कि फॉरेनर सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं, हो सकता है कि ये 40 से कम भी हो, मैंने मैक्सिमम लिया है मैक्सिमम, लेकिन ये हो सकता है कि 40 से कम भी हो। तो जैसे जैसे फॉरेनर कम होते जाएंगे वैसे वैसे इंडियन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 70 लोगों को इंग्लिश बुलानी है। अगर 35 फॉरेनर इंग्लिश बोलेंगे, 30 फॉरेनर इंग्लिश बोलेंगे, तो इंडियन कितने इंग्लिश बोलेंगे 40 बोलेंगे, 40 इंडियन इंग्लिश बोलेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि 30 या उससे ज्यादा लोग ही होंगे भारत के जो इंग्लिश बोलेंगे, कम से कम 30 है। भारत के कम से कम जो है वो 30 लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा 30 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है कि सारे के सारे ही अपने इंग्लिश वाले जो है वो इंडिया से हो, है ना। ठीक है, आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर सवाल में क्या है, 38 नंबर सवाल यह है कि प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। प्रिया जो है वो बॉटम से 31st है, ये अगर बॉटम है तो प्रिया यहां है,
ये प्रिया कौन से प्लेस पे है? 31वें प्लेस पे है। इसके कितने, इसके नीचे कितने लोग हैं बताओ फिर? इसके नीचे 30 लोग हैं। भी जब प्रिया खुद 31वें नंबर पे है तो इसके नीचे कितने लोग हैं? इसके नीचे 30 लोग हैं। ठीक है। और स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है कि प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। तो सीमा कितने पे होगी? सीमा 35 पे होगी। ऑब्वियस सी बात है भी सीमा 35 पे है तभी तो प्रिया 4 रैंक क्या होगी? ये प्रिया जो है वो 31st पे है नीचे से, तो सीमा कितने पे है? 35 पे है। सीमा 35 पे तभी तो अपने ये कहेंगे कि प्रिया सीमा से 4 प्लेस नीचे है। यही है ना। अब वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 होगी ये। स्टेटमेंट नंबर 2 यहां लिखते हैं। क्या कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 में कि इना, सम एना या इना जो भी है, एना इज सेकंड 2 रैंक्स अबव सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। एना जो है वो बॉटम से 31st है। एना कौन सा है? एना जो है वो 37 है बॉटम से, तो इसके नीचे कितने लोग हैं? इसके नीचे 36 लोग हैं, क्योंकि एना जो है बॉटम से कितने कितने पे प्लेस पे है? 37 प्लेस पे है। और एना इज 2 रैंक अबव सीमा। तो सीमा कहां होगी? सीमा यहां कहीं नीचे होगी। सीमा यहां कहीं होगी। और वो कितने प्लेस पे होगी? सीमा कितने प्लेस पे होगी? 35 पे। ठीक है ना। सीमा कितने प्लेस पे होगी? सीमा होगी अपनी 35 प्लेस पे। क्यों? क्यों 35 पे? 35 पे इसलिए क्योंकि अगर वो 37 पे है, ये 2 प्लेस अबव है। एना जो थी वो 2 प्लेस अबव थी। किससे? 2 प्लेस अबव थी सीमा से। यानी कि 2 प्लेस अगर अबव थी तो वो अगर 37 पे है तो 35 पे होगी। अब कह रहा है कि अगर व्हाट इज द सीमा रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। उसने टोटल दे दिया। उसने टोटल दे दिया कितना? 40 स्टूडेंट। तो अगर 40 स्टूडेंट में सीमा की रैंक नीचे से पता है ना अपने को, सीमा की रैंक अपने को नीचे से पता थी बॉटम से। तो अगर 40 स्टूडेंट टोटल दे रखे हैं तो सीमा की रैंक बॉटम से पता है, तो ऊपर से कितने, इसके ऊपर कितने लोग होंगे? 5 लोग और होंगे। ये टोटल क्लास में 40 लोग बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है कि टोटल क्लास में 40 लोग हैं। और सीमा जो है वो क्या है? सीमा जो है वो नीचे से 35वें पे है, तो उसके ऊपर कितने लोग और होंगे? 5 लोग और होंगे। तो सीमा की रैंक टॉप से कितनी होगी? टॉप से कितनी होगी? 6 रैंक होगी। टॉप से कितनी रैंक होगी? 6। उसी तरीके से यहां पर कितने लोग हैं टोटल? यहां पर टोटल कितने लोग हैं? यहां पर टोटल 40 लोग हैं। 40 में से सीमा की रैंक नीचे से कितनी है? सीमा की रैंक नीचे से 35वीं है। तो सेम थिंग यहाँ भी सेम ही थी, यहाँ भी सेम है। तो ऊपर से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों से ही आंसर निकाल सकते हैं। इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू क्या है? आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट मतलब पहले से अकेले से भी निकाल सकते हो, दूसरे से अकेले से भी निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे निकाल के दिखाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है देखते हैं। सेम ही ऐसा सा सवाल होगा कुछ। क्या है? ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ। पहली स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है कि ए और डी जो हैं वो ऊपर हैं। किससे? किससे ऊपर हैं? बी, ई और एफ से। ठीक है। यानी कि ए और डी जो हैं वो दोनों के दोनों ईच बी ई एफ से भारी हैं। यानी कि बी से ले लो तो भी भारी है, ई से ले लो तो भी भारी है, और एफ से ले लो तो भी भारी है। बी ई एफ तीनों से ही क्या है? वो भारी हैं। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? ए इज हैवियर देन डी। ए डी से तो ऊपर है। मैं ऊपर लिखने का मतलब मेरा ये होता है कि ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ए डी से तो ऊपर है, मतलब ए डी से हैवियर है, बट इज लाइटर देन सी। लेकिन सी से लाइट में है। तो ए का भार सी से तो कम है लेकिन डी से ज्यादा है। ए का भार क्या है? ए का भार सी से कम है लेकिन डी से ज्यादा है। ठीक है। तो ए का भार डी से ज्यादा है, सी से कम है। अब आपको पूछा गया है कि बताओ दोनों स्टेटमेंट में से किससे आंसर निकल सकता है। तो वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा। तो पहले सवाल पढ़ लें कि हु इज द हैवीएस्ट। सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा? सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा? क्या यहां निकाल सकते हो क्या? स्टेटमेंट 2 से निकाल सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में बी ई एफ तो है ही नहीं। तो कंपैरिजन किससे करूं मैं?
और अकेली स्टेटमेंट ए देखूं तो यहाँ सी नहीं है, स्टेटमेंट वन में सी नहीं है, स्टेटमेंट टू में बी ई एफ नहीं है। इन दोनों को मिला के देखते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं, अगर दोनों को मिलाएं तो क्या कहता है वो, क्या कि सी ए और डी, ठीक है। और बी ई एफ जो थे वो ए और डी, ए और डी के तो नीचे ही आएंगे, बी ई एफ तो जो है वो ए और डी के तो नीचे ही आएंगे, इनसे ऊपर नहीं जाएंगे। स्टेटमेंट वन क्या कहती है कि बी ई एफ जो है वो डी और ए से हल्के हैं, लेकिन इनके नीचे आएंगे। और स्टेटमेंट टू क्या कहती है कि सी ए डी के बीच में रिलेशन दिखाती है, ए जो है वो सी से तो हल्का है और डी से भारी है, तो सबसे ज्यादा भारी कौन हो गया, सबसे ज्यादा भारी सी हो गया। यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट चाहिए, अकेले से नहीं निकलेगा, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। आई क्या बात समझ में? चलें फिर आगे, आगे चलते हैं। देखो तो अगला सवाल कौन सा करना है हमें, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट फोर लेटर written in opposite order and then next four letter are written in opposite order and so on, at the end y and z are interchanged, which will be the fourth letter to the right of the 13th letter। छोड़ो इसको, पहले तो तुम ये सीखो कि मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ कि वो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि वो कह रहा है कि जैसे हम क्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इतना हालांकि एग्जाम में नहीं करना था, ठीक है ना, ये मैं सब समझा रहा हूं, इस तरीके से लिखते हैं। तो वो कह रहा है कि इनको फोर फोर का पेयर बनाया, फिर इनको उल्टा लिख दिया, ए बी सी डी क्या लिख दिया, डी सी बी ए, फिर क्या लिख दिया, एच जी एफ ई, फिर क्या लिख दिया, एल के जे आई, इस तरीके से। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से लिखा है इसने, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा है इसने, यानी कि चार चार लेटर का पेयर बनाया, फिर उन चार चार लेटर को क्या करता गया, वो उल्टा लिखता गया। इतना पेपर में नहीं करना था आपने, पेपर में ये चीज नहीं करनी होती। पेपर में क्या करना है, उसको देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 30th लेटर, 13वें लेटर के राइट में चौथा लेटर कौन सा है, 30th लेटर के राइट में फोर्थ लेटर, यानी कि कौन सा लेटर पूछ रहा है वो 70th लेटर पूछ रहा है। कौन सा लेटर पूछ रहा है वो आपसे 70th लेटर पूछ रहा है, 17वां लेटर कौन सा है, ये पूछ रहा है ना, कि 13वें के राइट में, 13वें के राइट में चौथा, यानी कि 17वां। देखो आप ऐसे बनाते सीधा, चार लेटर यहां आगे, चार यहां आगे, चार यहां आगे, चार यहां, 16, और चार चार 16, और यहां से शुरू करते हैं आप क्या, क्यू आर एस टी। आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि एबीसीडी के अंदर क्या होता है, कौन सा लेटर कितने नंबर पे होता है, ठीक है। क्या, चार लेटर यहाँ, चार यहाँ, चार यहाँ, चार यहाँ, 16, और 17 18 19, 17 18 19 और 20, ठीक है। ये उनकी रैंक दी मैंने, 17वां लेटर, 18वां लेटर, 19वां और 20वां। इसको उल्टा करके लिखो, टी, एक मिनट रुको, उल्टा करके लिखो टी एस आर क्यू। तो 17वां लेटर चाहिए था, 17वां लेटर क्या है हमारा, 17वां लेटर हमारा टी है, ठीक है। उल्टा करके लिखे, 17वां लेटर हमारा क्या है, टी है। इस तरीके से एग्जाम में करना होता है, ठीक है। 17वां लेटर क्या है हमारा, टी है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या कहता है, देखो आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, इसी में है ना, हाँ इसी में है 47। 47 फिर से क्या है, 47 फिर से एक ऐसा सवाल है जो वेन डायग्राम है, या अपने कह सकते हैं सिरोलिज्म का सवाल है ये। तो करते हैं, देखो क्या है, आसान सा सवाल है ये सवाल बड़े आसान होते हैं, ठीक है ना। क्या है देखो 47 कह रहा है, नहीं 47 सोल्यूशन नहीं है अभी, सॉरी सॉरी सॉरी, 47 जो है वो मैंने 49 देख लिया, 47 जो है वो क्या है कि स्टेटमेंट वाला सवाल है। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेंसडे, लास्ट डे जो है वो लास्ट डे क्या है, लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज वेंसडे, आखिरी दिन जो है वो वेंसडे है, ठीक है। महीना कौन सा है, कितने दिनों का है, हमें नहीं पता।
और वो कह रहा है कि द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज ऑन 70th डे, यानी कि 17 जो तारीख है, 17 तारीख है, 17 डे मतलब 17 तारीख, 17 जो तारीख है, 17 जो डे है वो कौन सा है, वो सैटरडे है, वो भी कौन सा, थर्ड वाला। 17 जो तारीख है किसी महीने की, किसी महीने की 17 जो तारीख है वो कौन सी है, सैटरडे है। तो बताओ आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डे ऑफ द 14th, अपने को बताना है कि 14 तारीख को क्या डे था, 14 तारीख को क्या डे था। तो 16, 15 और 14, ये सैटरडे है, तो यहाँ फ्राइडे, थर्सडे और वेंसडे। सीधी सी बात है, 14 तारीख को क्या है, वेंसडे था। तो स्टेटमेंट 2 से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्या स्टेटमेंट 1 से भी आंसर दे सकते हैं क्या, स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लास्ट डे वेंसडे था, लास्ट डे वेंसडे था, ठीक है। अब लास्ट डे का क्या पता भाई, वो महीना 31 का है, वो 30 का है, वो 29 का है, या वो 28 का है। इतनी बात किसको पता है, ये बताओ पहले तो। ना ना 30, अब वो हमें क्या पता कि वेंसडे जो है वो 31st को है, वो 30th को है, और 29th को है, या 28 को है। ये मुझे क्या पता, बताओ, मुझे नहीं पता ना, ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूं बताओ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। सोल्यूशन नहीं है तो फिर यानी कि स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं निकलेगा, स्टेटमेंट 2 जो है वो अलोन जो है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, ठीक है। अगला सवाल जो था वो कैलेंडर पे था, और बहुत ही घटिया सवाल पूछा था यूपीएससी ने, यानी कि अगर तुम ये भी नहीं करके आए हो तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए। 10 अक्टूबर 2027, 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा डे होगा। आप एक बात बताओ, आपका पेपर कब था, आपका पेपर था 10 अक्टूबर 2021, और उस दिन कौन सा डे था, उस दिन कौन सा डे था, संडे था। उस दिन कौन सा डे था, 10 अक्टूबर को क्या था, 10 अक्टूबर 21 को क्या था, संडे था। और हमेशा ध्यान रखना एक चीज मेरी, कि अगले महीने, सॉरी अगले साल सेम डे पे अगला दिन होता है। आई मीन टू से, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 अक्टूबर 2021, 10 अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, ठीक है। अगर 10 अक्टूबर 2021 को संडे था, तो 22 को क्या होगा, सेम डे, 10 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, मंडे होगा, 23 को ट्यूसडे होगा, 24 को क्या होगा, थर्सडे। अब आप कहोगे सर यहाँ आप कैसे, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे ठीक था, लेकिन 24 में 2 दिन जंप क्यों हो गए, क्योंकि 24 का जो फरवरी होता है, जो फेब 24 होगा, वो 29 दिन का होगा। ये जो मैंने बताई है ये चीज चलती है आपकी सिंपल ईयर पे, ना कि लीप ईयर पे, ठीक है। तो संडे मंडे ट्यूसडे, 24 जो होगा उसमें 2 दिन जंप करने पड़ेंगे आपको, ट्यूसडे के बाद सीधा थर्सडे आएगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि आपका 24 का जो फैब है वो क्या है, आपका लीप ईयर है। ओके, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, खत्म। सॉरी, मेरा संडे, बात खत्म, क्या दिक्कत है। अदरवाइज अगर मैं होता मान लो एग्जाम में, तो मैं कैसे करता इसको, 2021 से 2027 को कितने दिन बढ़ेंगे, हर साल एक दिन बढ़ता है तो कितने दिन बढ़ेंगे, हर साल एक दिन बढ़ता है तो 6 दिन बढ़ेंगे, प्लस 2024 के अंदर एक साल ज्यादा बढ़ेगा, 2024 में एक साल ज्यादा बढ़ेगा, मतलब 7 दिन बढ़ेंगे। 7 दिन बढ़ेंगे मीन्स कि सेम डे रिपीट हो जाएगा। 7 दिन बढ़ने का मतलब होता है कि सेम डे रिपीट हो जाएगा, अगर आज संडे है तो उस दिन भी संडे होगा। मैं इस तरीके से करता, और ये सवाल में लगते शायद, और शायद सवाल पढ़ने का जो टाइम लगता वही है, बाकी तो 5-7 सेकंड में सवाल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, आपको वही स्टेटमेंट दे रखी है और आपको आंसर देना है। इसको पढ़ने की आप एग्जाम में पढ़ा करो, लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ रहा, ठीक है। क्या है ये, एग्जाम में पढ़नी चाहिए तुम्हें। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, सम ग्रीन्स आर ब्लू, ये ग्रीन है, और सम ग्रीन जो है वो ब्लू है। सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ब्लूज आर ब्लैक। उसको मैंने ब्लू लिख दिया, तो इसमें पूरा लिखूंगा मैं, ठीक है। सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ग्रीन आर ब्लू, और सम ब्लू आर ब्लैक। अब कह रहा है कि सम ग्रीन आर ब्लैक, क्या ग्रीन और ब्लैक का कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, सर्टेनली नहीं, निश्चित रूप से कुछ दिख रहा है क्या, नहीं।
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये गलत है। दूसरा, नो ग्रीन इज ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक में कोई रिलेशन नहीं है भाई, मुझे ना तो ये पता कि कोई होगा, कुछ होंगे, नहीं होंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि नो ग्रीन इज ब्लैक सही हो सकता है, बेटा ये ऐसा नहीं है, ये मैंने बनाया। अगर मैं ऐसे बनाता ग्रीन ब्लू और मैं ऐसे बनाया था, तो फिर क्या करते तुम? फिर बताओ कुछ ग्रीन ब्लैक होते कि नहीं होते? है ना? तो ऐसे नहीं है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखा करो। तो ब्लैक और ग्रीन के बीच में क्या रिलेशन है? जो मैंने दूसरा अभी बना के दिखाया वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है भाई। ये तो अपने बनाने का तरीका है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। ये कहाँ कहा गया है कि ग्रीन ब्लैक नहीं हो सकता? ना ये कहा गया ग्रीन ब्लैक है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक और ब्लैक्स आर ग्रीन, मतलब कि ब्लैक और ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। चारों के चारों कंक्लूजन जो है वो गलत है। ब्लैक और ग्रीन में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता कि हैं कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये चीज थी। आगे चले, ये अगला सवाल करवा चुका हूं मैं सीरीज वाला। इसके बाद में जो सवाल आता है वो आता है आपका कौन सा? इसके बाद में क्वेश्चन आता है, कहाँ पे आ गए अपने? 50 से ऊपर। 50 से ऊपर आता है 56। चार सवाल और रहे हैं सिर्फ। 56 कहाँ गया? ये रहा 56। 56 के अंदर क्या है कि डी कोड करना था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको पेपर में, मैंने आपको पहले करवाया हुआ है ये सारा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में क्या है, मैथमेटिक्स को क्या लिखा उसने? MATHEMATICS, मैथमेटिक्स को क्या लिखा उसने? LBSID, LBSID, NZU, NZU, HDR, अब आप एक बात समझना कि इसको डी कोड करना है। डी कोड का मतलब क्या होता है कि इसको पहले तो ये देखो कि पहले कोड करो, इसको समझो कि इसने किस तरीके से इसको कोडिंग की है, इसको ठीक है, किस तरीके से कोडिंग की है। तो इसने क्या किया, एक लेटर कम किया, ठीक है ना, जे के एल के बाद एम आता है ना, एल के बाद एम आता है, इसने क्या किया, एक लेटर कम किया है पहले तो। फिर इसने एक लेटर बढ़ाया है, एक लेटर फिर क्या किया इसने, बढ़ा दिया, देखो ए से बी। फिर इसने एक लेटर कम किया, फिर एक लेटर बढ़ाया, फिर एक कम किया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक कम किया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक कम किया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक कम, ठीक है ना, एक लेटर आगे पीछे किया उसने। ए के बाद बी आता है, एक जोड़ दिया। टी के पहले एस आता है, एक घटा दिया। एच के बाद आई आता है, एक जोड़ दिया। ई के पहले डी आता है, एक घटा दिया। यानी कि -1 से स्टार्ट हुआ, फिर -1 +1 -1 +1 -1 +1 ये चलता गया। तो ये कह रहा है केमिस्ट्री को बनाओ, क्या बनाओगे? CHEMISTRY। शुरुआत किसने की, -1 से की इसने, पहले इसने एक लेटर कम किया। तो कम किया मतलब बी, फिर बढ़ाओ आई, फिर कम करो, फिर बढ़ाओ, फिर कम करो, फिर बढ़ाओ, फिर कम करो, फिर बढ़ाओ, फिर कम करो। तो ये क्या बन गया, BIDNH। BIDNH कहाँ है, ये रहा, SSX, ठीक है। तो क्या कोडिंग डिकोडिंग में क्या था, पहले एक लेटर कम किया, फिर एक लेटर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं बताने वाला, ठीक है। अगला सवाल कौन सा है, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एट विच टाइम ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर्स हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 का मतलब बिल्कुल आमने सामने होंगी। कहाँ होंगी, बिल्कुल आमने सामने होंगी। और सारे के सारे टाइम जो है वो 7 बजे के बाद, 7 बजे से लेके हैं, ठीक है। कौन से हैं, 7 बजे से लेके हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं, एक देखो एक क्लॉक बनाते हैं अपने, ठीक है। इस क्लॉक में क्या करते हैं, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। ये क्लॉक बन गई।
अब वो कह रहा है कि 7 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद, है ना, सारे क्योंकि सारे टाइम जो थे वो 7 बज के थे, तो 7 बज के, ठीक है, 7 बज के होगा क्या, 7 जब बजेंगे, एक बात समझना मेरी, 7 जब बजेंगे तो ये 7 बजे वाली ये आवर हैंड यहां होगा और मिनट हैंड यहां होगा। 180 डिग्री बना के किसी भी हावी में नहीं बना, 7 बजे तो नहीं बनेगा। अगला ऑप्शन है 7 बज के 5 मिनट पे। अगला ऑप्शन क्या है, 7 बज के 5 मिनट पे। एक बात समझना मेरी, 7 बज के 5 मिनट के ऊपर मिनट हैंड तो यहां होगा बिल्कुल सामने, बिल्कुल 5 5 मिनट का मतलब बिल्कुल एकदम इसके ऊपर होगा। लेकिन 7 बजे आर हैंड थोड़ा सा आगे चल गया होगा भाई। कब बनता, मेरी बात को समझो, 180 डिग्री कब बनता, जब बिल्कुल 7 बजे के सामने होती ना ये, तब बनता है ये, ठीक है, इस तरीके से। यहां अगर ये चीज होती, मैं तो बना के दिखाऊं, देखो ये वाली, तो अगर बिल्कुल यहां होती ना ये चीज, यहां से स्टार्ट होके बिल्कुल इस जगह पे होती, तब बनते 7 बज के, यहां पे 7 बज के 5 मिनट होते, तो 7 बज के 5 मिनट पे सुई 7 पे नहीं होती, आवर हैंड जो होता है वो 7 पे नहीं होता, वो 7 से थोड़ा सा आगे हो जाता है। यहां पर 80 डिग्री, 180 डिग्री नहीं बनेगा आपका, ठीक है। 7 बज के 5 मिनट पे नहीं बनेगा, तो फिर बनेगा कब, फिर बनेगा कब, ये बताओ। तो कब बनेगा बताओ, आसान सा सवाल है। ये बनेगा अपना, जब आर हैंड जो है 7 बजे ठीक 7 पे होगा, 7 बजे के थोड़ा सा बाद होते ही वो क्या होगा कि 7 से थोड़ा आगे निकल जाएगा, लगभग लगभग यहां होगा ये, लगभग लगभग यहां होगा, ठीक है। तो ये सुई यहां होगी मिनट वाली, तभी तो बनेगी ना बिल्कुल सीधी। बिल्कुल सीधी कब बनेगी, बिल्कुल सीधी तभी बनेगी ना कि जब यहां से लेकर और यहां तक बिल्कुल ऐसे होगा ये, इस तरीके से, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री तभी तो बनेगा, यानी कि 7 बजे से 5 मिनट को लेकर 7 बजे से 10 मिनट पे, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, 7 5 से लेकर और 7 10 के बीच के अंदर आपका जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। 7 5 से 7 10 के बीच में 180 डिग्री आपका बनेगा, ओके। आगे क्या है देखो, ये करवा चुका हूं ना मैं सारे के सारे क्वेश्चन, यहाँ कुछ है नहीं करवाने वाला, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 65 नंबर क्वेश्चन है अभी, 65 नंबर, हाँ। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक खाली जगह, फिर बी, फिर खाली जगह, फिर ए, फिर खाली जगह, फिर बी ए, फिर खाली जगह, फिर बी, फिर खाली जगह, ए बी, फिर खाली जगह ए ए। ये मैं करवा चुका हूँ, मैं ये सेम सवाल, आप मेरी वीडियो देख लेना, ये सेम सवाल आपको मिलेगा डिट्टो, ऐसा कैसा सवाल, बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, सही है, सेम सवाल आपको मिलेगा। और ये करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या तरीका बताया था, कि इनको लेटर को काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लेटर बनेंगे ये, ठीक, कितने बनेंगे, 18 लेटर बनेंगे, ये टोटल 18 लेटर हैं ब्लैंक स्पेस को मिला के। आप क्या करो, इनको 18 में भाग दो, तो 3 3 के पेयर बन सकते हैं, 6 6 के पेयर बन सकते हैं। पहले 3 3 के पेयर बना के देख लेते हैं आंसर आता है क्या। 3, ये मैं यहां से 3 3 3 3, ये एक को मैंने काटा नहीं है, ये मैं सोच रहा मैंने ए को काटा है, ये मैंने ए को नहीं काटा, ये मैंने यहाँ पेयर बनाने की कोशिश की है, इसको यहाँ से अलग करने की कोशिश की यहाँ से, ठीक है, ये पेयर बन गया ये, ठीक है। चले आगे। अब एक बात को समझना, अब इसमें इन 6 के 6 जो बन गए ये, इनमें देख लो एक पूरा कौन सा है, ये वाला पूरा है, ये वाला पूरा है, और इस पूरे का देखो कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए ए बी, ए ए बी, ठीक है, ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए ए बी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दूसरा लेटर ए था, लेकिन यहां दूसरा लेटर क्या है, बी है, यहां दूसरा लेटर क्या है, बी है, यहां पर क्या है, दूसरा लेटर बी है, ठीक है।
तो अब एक काम करो, इसको ऐसे बना के देखो, ए ए बी तो ए बी पी, ए ए बी तो ए बी, पहले पहले के दो लेटर सेम। एक एक मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आप बना के देखो, मे भी इसके क्या पता सही हो जाए, एक पैटर्न फॉलो हो जाए आपका। ए ए बी पहले के दो लेटर सेम, और आप खुद का दिमाग लगाओ कि बाद के दो लेटर सेम करके देखता हूं। फिर पहले के दो लेटर सेम, फिर बाद के दो लेटर सेम, फिर पहले के दो लेटर सेम, फिर बाद के दो लेटर सेम। तो बाद के दो लेटर मीन्स बी बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मैंने यहां से स्टार्ट की, यहां पहले के दो लेटर सेम थे, और यहां क्या थे, बाद के दो लेटर सेम। मैंने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि ऐसा हो कि बाद के दो लेटर सेम हो, लेकिन जब मैंने इस तरीके से सबको फिल किया तो सब फिल होते चले गए। पहले के दो सेम, बाद के दो सेम, पहले के दो सेम, बाद के दो सेम, सारे के सारे अपने आप ही फिल होते चले गए। चेक करते हैं कि ए बी, ए बी, ए बी ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है जी, ये रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन भी है, हमारा पैटर्न ही बन रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो ऐसे सवालों में पेयर बना लिया, अगर 15 होते तो 5-5 के पेयर बना लेता, 3-3 के बनेंगे, 5-5 के बनेंगे, तो 5-5 का पेयर बना के देखता मैं, सही हो जाता तो ठीक, नहीं होता तो फिर 3-3 के बना के देखता मैं, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज है। आगे चले, अगला सवाल कौन सा है? देर आर 6 पर्सन अरेंज इन अ रो, एक लाइन में 6 बंदे खड़े हैं। मान लेते हैं 6 बंदे कौन कौन है, ए बी सी डी ई और एफ। मैं थोड़ा इधर करता हूं ताकि आउट ऑफ वो ना जाए ना, वीडियो के बाहर ना जाए। हाँ, ठीक है, ओके। देर आर 6 पर्सन अरेंज इन अ रो, 6 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया गया। विथ 3 ऑफ अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड्स विथ 3 ऑफ देम। एक बंदा है जिसको उन तीनों से हाथ मिलाना है, 3 लोगों से हाथ मिलाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, कोई भी 3 लोगों से हाथ मिलाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रहेगी आपकी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लोगों से हाथ नहीं मिलाना, सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विद 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार 2 लोगों से हाथ नहीं मिलाना। टोटल 6 में से 3 लोगों से हाथ मिलाना है, लेकिन 2 लगातार लोगों से हाथ नहीं मिलाना। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे देखो, एक, या तो वो हाथ मिलाए किससे, ए सी ई से, तो क्या बताओ, दो कोई कॉन्जिक्यूटिव लोग आए क्या? लगातार 2 लोगों से हाथ मिलाए क्या? नहीं। फिर आया बी डी एफ, बी डी एफ, बताओ 2 लोगों से लगातार हाथ मिला क्या? 2 लोगों से लगातार हाथ मिला क्या? नहीं ना। उसके बाद देखो, उसके बाद हो सकता है ए डी और एफ, ए डी और एफ। शुरू से लिया करो, ए के बाद पहले आपने एक बंदा छोड़ा था, अब ए के बाद 2 लोग छोड़ो। ए के बाद क्या करो, पहले आपने एक लोग छोड़ा था, अब आप 2 लोगों को छोड़िए, ए के बाद 2 बंदे छोड़ दिए, डी और एफ। उसने कहा कि 2 लगातार लोग नहीं होने चाहिए, अब 2 छोड़ो 3 छोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 लगातार लोग नहीं होने चाहिए, बस कुल मिला के बात ये है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इधर से छोड़ के देखो, एफ, 2 लोग छोड़ो, सी और ए, इधर से 2 लोग छोड़े ए, फिर 2 लोग छोड़े डी, फिर एफ आया। इधर छोड़ो एफ, 2 लोग छोड़ो सी, फिर एक लोग छोड़ो ए, ए सी एफ, ये भी एक पेयर बन गया, है ना, ये भी एक पेयर बन गया। उसके अलावा कोई पेयर बनेगा क्या? उसके अलावा कोई पेयर बनेगा क्या बताओ? उसके अलावा मेरे ख्याल से तो कोई पेयर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मेरे मेरे ख्याल से, मेरा तो दिमाग कहता है, वो ये कहता है कि इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर भी आप अगर मिले, कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कि सर ये आपसे गलती हो गई, ये आप भूल गए यहाँ पे, मेरे ख्याल से नहीं होगा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप बी, अब आप कहोगे सर आपने बी से एक बार और चेक कर लो, तो बी से बेटा अगर 2 लोग छोड़ूंगा मैं, बी से अगर 2 लोग छोड़ूंगा तो ई आएगा। चलो ठीक है, फिर तीसरा आदमी कहां से लाऊं मैं? अब मैं ए से भी हाथ नहीं मिला सकता, ना मैं सी से मिला सकता, ना मैं डी से मिला सकता, ना मैं एफ से मिला सकता, क्योंकि कंसेक्यूटिव लोगों, लगातार लोगों से हाथ नहीं मिलाना, तो बी और ई को नहीं लेना। ठीक है, तो 4 मेरे हिसाब से पेयर बनेंगे। ठीक है, 69 नंबर हो गया। आगे चलते हैं, यहां पर कोई सवाल है ही नहीं रीजनिंग का, सारे के सारे सवाल जो है वो मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सी सेट की जो रीजनिंग का पोर्शन था, वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है।
ठीक है, तो ये इतने सवाल आपके पेपर में आए थे। जो जो अप्रोच आपकी एक्चुअल मैंने समझाया कैसे वो, और आपको पेपर में कैसे करना था, मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ये जो अप्रोच मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। होप आप सबका पेपर क्लियर हो जाए, और अपन दोबारा किसी सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।